नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों का अभी चुनावी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव का मतदान निपटने के बाद अब उनके सामने विधानसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इसके साथ ही साथ उन्हें निकाय चुनाव की तैयारी भी करनी है। बीजेपी ने इन दोनों ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बना दिए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव अपने समय पर ही हो जाने चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को डरा धमकाकर या लालच देकर बीजेपी में शामिल किया गया, उसे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता में काफी आक्रोश है। हो जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव का समय होता है। दोनों जगह चुनाव होगा, दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मंगलौर का चुनाव भी जीतेगी और बद्रीनाथ में तो आप देखिए जनता के अंदर जो गुस्सा है, जिस प्रकार से राजेंद्र भंडारी को ले गए, चाहे डरा के ले गए, चाहे धमका के ले गए, चाहे लालच देकर के ले गए, जिस तरह से भी ले गए, राजेंद्र भंडारी चुनाव का प्रचार नहीं कर पाए पार्लियामेंट के चुनाव में। इतना गुस्सा वहां की जनता में है। दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। रुड़की के मंगलौर में कल रात से पनप रहा विवाद आज खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही पुलिस के ही सामने जमकर लाठी डंडे चलने लगे। बाद में कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हो पाया। पूरी घटना में एक पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष की तरफ से 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं मंगलौर के सीओ विवेक कुमार ने दोनों पक्षों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश मंगलौर चौकी प्रभारी को दिए हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है। झगड़ा हुआ था, उसी सिलसिले में दोबारा एक झगड़ा नॉलेज में आया था। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया गया है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की जाएगी। मंगलौर सीओ ने हालांकि कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मंगलौर में दरअसल अस्पताल के बाहर ही जमकर लाठी डंडे चलने लगे। तस्वीरें भी आपके सामने रुड़की के मंगलौर की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और अस्पताल के ही बाहर जो है जमकर लोग एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। तस्वीरें आपके सामने कैसे लहूलुहान जो है मारपीट के दौरान यहाँ पर दोनों पक्ष के बीच लड़ाई के दौरान हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रिंस शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। सहयोगी प्रिंस, क्या कुछ मामला, क्यों अस्पताल के बाहर ही लाठी डंडे चलने लगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये 2 पक्षों के बीच विवाद का वीडियो है। हालांकि 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन मामला कहीं ना कहीं शांत कर दिया गया था। सड़क पे चलने को लेकर कुछ विवाद सामने आया था, इसको लेकर एक बार फिर ये विवाद सामने हुआ और दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। अस्पताल के बाहर बात की जाए, दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी भी सामने मौजूद है, पर उनके सामने ही दोनों ही पक्षों के लोगों नहीं रुके और एक दूसरे पर लाठी डंडे और चलाते हुए दिखाई दिए हैं। जिसमें बात की जाए तो दोनों ही पक्षों से तकरीबन 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका फिलहाल उपचार चल रहा है। वही बात पुलिस की करें तो पुलिस जो सीओ है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच बैठा दी गई है और जो लोग इसमें शामिल होंगे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, हालांकि कार्रवाई करने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के बाहर जो लाठी डंडों से एक दूसरे पर जो है जमकर मारपीट की जा रही है, हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, किसकी गलती इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बारे में जब हमारे द्वारा पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो सीओ विवेक कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि वीडियो जो लोग भी वीडियो में शामिल है उन सभी वीडियो लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जिन लोगों के द्वारा उपद्रव किया गया है या लाठी डंडे चलाए गए हैं, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, उन सभी लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लोग घायल है पूरे मामले में, किन लोगों के द्वारा इस पूरे प्रकरण को उठाया गया, इसके ऊपर भी जांच बैठाने के निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर सभी लोगों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जो है उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सभी विभागीय अधिकारी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार स्थलीय निरीक्षण के साथ ही समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने चारधाम सड़कों की समीक्षा के साथ ही केदार और बद्रीनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण कर लौटे सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 5 अप्रैल तक सभी मार्गों पर चल रहा काम पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया कि बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन पीपल कोटी में 2 से 3 स्थानों पर पिछले साल ज्यादा बारिश होने के चलते जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग एक्स्ट्रा अलर्ट जो है लग रहा है। साथ ही भारत और राज्य सरकार की तरफ से कई स्थानों पर ट्रीटमेंट सेक्शन हुए हैं, जिन पर पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। साथ ही साथ लैंड स्लाइडिंग एरिया में 75 मशीन तैनात की गई हैं, ताकि अगर मार्ग बंद होते हैं तो उन्हें जल्द खोला जा सके। चारधाम यात्रा जो है अब शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। 10 तारीख को कपाट खुल रहे हैं और हम लोगों ने पहले से काफ़ी तैयारी की हुई है। जहाँ पे पिछले सालों में रोड खराब हुई थी या कहीं लैंडस्लाइड आया था, उस पर पूरा काम कर लिया गया है। केदारनाथ धाम की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें इश्यूज आ रहे थे, तो मेरे द्वारा स्वयं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया गया था 1 महीने पहले लगभग, और उसमें एक 100 मीटर का स्ट्रेच था। जो कल जो मेरी बात हुई थी उसमें मालूम चला था जो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो 5 तारीख हमारी डेडलाइन है कि 5 तारीख तक हम पूरा काम कर लेंगे। बाकी जो पोर्शन है उसको पूरा कराया चुका है। बद्रीनाथ की तरफ जो रोड है उसको भी पूरा काम हो चुका है। उस पर भी पीपल कोटी की तरफ पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी, तो कई जगह पर लैंडस्लाइड आए थे, मैंने स्वयं भी देखा था। तो उसमें 2-3 पॉइंट हैं जो हमारे कंसिडरेशन में है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से अब चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हालांकि लगातार जो है तैयारियां हो रही हैं और तमाम जो है समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं ताकि मार्गों को दुरुस्त किया जा सके, और एक और बैठक की गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा एक पवित्र यात्रा है और इसको सुखद और सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा जिस तरह से जो व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठकें की गई हैं, उससे कहीं न कहीं जो भी संबंधित विभाग है उनको भी अपने अपने विभागों के सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए थे समयबद्ध तरीके से, जिस पर सभी विभाग अपने अपने स्तर से कार्य भी कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे सभी जो तीर्थ यात्री हैं उनको आवागमन के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी को देखते हुए जो पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे सीनियर आईएएस है और काफी जो अपने काम को लेकर के उनकी जो दक्षता है वो काफी मशहूर है, और यही वजह है कि पंकज पांडे साहब पहले भी बद्रीनाथ केदारनाथ रूट पे स्वयं जाकर के वहां पर बर्फबारी होने के बावजूद भी वहां पर अपने कार्य की समीक्षा की थी। अपने विभागों की जो तैयारियां थी चारधाम रूट की, उसको लेकर के उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी, और जो अधिकारी और कर्मचारी थे संबंधित जो ठेकेदार थे, जो लोग वहां कार्यदायी संस्थाएं थी, उनके अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की थी और समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए थे। अभी फिर से पंकज पांडे साहब ने वहां पर जाकर के जो व्यवस्थाएं थी उनको भी देखा है, परखा है, और उसके बाद में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यवस्थाएं अभी अधूरी है उन सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। और यही वजह है कि सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे ने ये निश्चित तौर से ये जनता को आश्वस्त भी किया है कि 5 तारीख तक 10 तारीख से यात्रा प्रारंभ होनी है और 5 तारीख तक सभी यात्रा मार्ग एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की किसी भी तीर्थ यात्री को श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की मार्ग में कोई दिक्कत ना महसूस हो। किसी भी जगह पर अगर कहीं लैंडस्लाइड भी आता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो विभाग के द्वारा वहां पर जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनको भी वहां पर उन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है, उन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वहां पर तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध मार्ग को खोला जाए ताकि यात्रियों को आने जाने में आसानी हो, सुगमता से वो अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकें। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर पवन ये समझा जाए कि पूरी चाक चौबंद तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि हर साल हम देखते हैं कि तैयारियां प्रशासन की तरफ से जरूर की जाती है, लेकिन कहीं ना कोई चूक रह जाती है, जिसकी वजह से जो अव्यवस्थाओं का खामियाजा जो श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि तमाम जो है मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ का ये इलाका और ऐसे में साफ तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता
जाता है यहाँ पर, क्योंकि तमाम हम देखते हैं कि यहाँ पर काम पहाड़ों में लगातार जो है निरंतर चलता रहता है, और क्योंकि रास्ते जो हैं बहुत कठिन है, पहाड़ों के रास्ते, ऐसे में साफ तौर पर ये माना जाए कि इस बार जो है श्रद्धालु जो दूर दूर से दर्शन करने के लिए आएंगे उन्हें अव्यवस्थाओं का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लता, जैसे कि आपको बता दें कि हर सरकार हर बार यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, व्यवस्थाओं को लेकर के समीक्षाएं करती है, सभी संबंधित विभागों को निर्देशित भी करती है, सभी संबंधित जो यात्रा रूट के जो जिले हैं उन सभी जिले के अफसरों को भी निर्देशित किया जाता है। लेकिन जब श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं, पहाड़ पे जो व्यवस्थाएं हैं, पहाड़ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहाड़ पे जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनसे जूझना, उनसे निपटना, कुछ ऐसी अचानक भी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उससे कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ता है। लेकिन सरकार अपनी ओर से व्यवस्थाओं के जो दावे करती है वो जब यात्रा सीजन शुरू होता है, जब वहां पर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तब उसकी पोल भी खुलती है और कई जगह उनको सुगमता से जहां पर जो व्यवस्थाएं तीर्थयात्रियों को मिलती हैं उसकी प्रशंसा भी होती है। हालांकि पिछले वर्षों में वहां पर व्यवस्थाओं को देखते हुए ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस से भी खतरनाक वैक्सीन को बताया जा रहा है और वैक्सीन को लेकर देश में घमासान छिड़ा हुआ है। जहां विपक्ष ट्वीट कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने सभी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को खाली सवाल उठाने की आदत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देकर ले जाने ना जाने कितनों की जान बचाई और पहला टीका अपने आप को लगवाया था, और हर मेडिसिन पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती ही है, और आज कोरोना को 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने कोविडशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1 करोड़ 10 लाख डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने से वहां दुष्प्रभाव सामने आए, लोगों के लिए और मुश्किलें बढ़ी। और मार्च 2021 में दुनिया के इन तमाम देशों ने कोविडशील्ड के ऊपर बैन किया। जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने, नीदरलैंड ने, आयरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, ऑस्ट्रिया ने, ये सारे देशों ने बैन किया कि कोविडशील्ड हमारे देश में नहीं लगेगी। मार्च 2021 में, और जब मार्च 2021 में दुनिया के तमाम देश बैन लगा रहे थे, तो मार्च 2021 में ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने 10 करोड़ डोज का फिर ठेका इसी कंपनी को दे दिया। कुछ विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया और लोगों ने उसको सराहा।
और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहाँ विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित। मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, पर्यटन स्थलों में गंदगी फैलाने वाले और मादक पदार्थ का सेवन करने वालों पर पौड़ी पुलिस की पैनी नजर है। इसी के तहत लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटों पर नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले और गंदगी फैलाने वालों के ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत लक्ष्मण झूला पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों के निकट शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस लगातार धार्मिक स्थलों के निकट लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने, घाटों के किनारे नशीले पदार्थों का सेवन न करने के लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी 15 व्यक्तियों को गंगा घाटों के किनारे शराब पीकर हुड़दंग मचाने पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो भी पर्यटक स्थलों में मर्यादा बनाए रखें। जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा मिशन मर्यादा के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के अंतर्गत हम लोग जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस में जो लोग उपद्रव मचाते हैं या फिर वहाँ पे न्यूसेंस फैलाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इनका मौके पे हम पुलिस एक्ट में चालान करते हैं। आगे भी ये हम अभियान जो है इंटेंसिवली चलाते रहेंगे ताकि जो ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मर्यादा बनी रहे। उत्तराखंड की राजनीति से आज सुबह एक दुखद खबर उस वक्त सामने आई जब प्रदेश के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र घतोड़ी का निधन हो गया। दिवंगत कैलाश घतोड़ी पिछले काफी समय से कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसका लगातार इलाज चल रहा था। पिछले कुछ समय पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर पूर्व विधायक कैलाश घतोड़ी के आवास में गए थे, जिसके बाद उनको एयरलिफ्ट कर देहरादून ले जाया गया था, जहां पर मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इन दिनों कैलाश घतोड़ी देहरादून यमुना कॉलोनी स्थित अपने सरकारी आवास में थे, जहां पर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। कैलाश घतोड़ी मूल रूप से चंपावत के निवासी थे। इन दिनों उन्होंने काशीपुर में ही अपना आवास बना लिया था। वहीं उनके निधन के बाद सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारणों पर बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के सुरक्षा बलों की होती है। कांग्रेस ने सुरक्षा बलों पर सवाल उठाकर अपने हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे उंगली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और वो सील, उसकी जो सील खुलती है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सील खुलेगी और उसकी पहरेदारी के लिए जो सुरक्षा बल वहाँ पे काम कर रहे हैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट और हार का एक सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा कारण है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और झुंझलाहट। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने केदारनाथ का दौरा किया और एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही आगामी दिनों में भी गंगोत्री और यमुनोत्री में भी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग, देखिए जैसे कि आप जानते हैं, आप अवगत है कि हमने 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी।
15 तारीख से लेके 26 तारीख तक यानी 11 दिनों में ही ऑलमोस्ट 16,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर मैं केवल मई महीने की बात करूं जिसमें कपाट 10 मई को खुल गए हैं, तो 10 मई से लेके 31 मई तक यानी पहले मई के 21 दिनों में ही जब यात्रा शुरू हो जा रही है, तो उसमें 11.5 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उनका आना तय है। तो इस बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो जाने के कारण हम जो आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा आंकड़ा है, इसमें तीर्थ यात्री चारों धाम को विजिट करेंगे। उसके मद्देनजर हमारे तरफ से जो भी कार्रवाई एसओपी के अंतर्गत की जानी है, जैसे पेयजल की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पुलिस विभाग द्वारा जो व्यवस्था की जानी है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो व्यवस्था की जानी है, जिला प्रशासन द्वारा क्यू मैनेजमेंट, स्लॉट मैनेजमेंट, पार्किंग आदि की व्यवस्था की जानी है, हम पूर्णतः करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सभी विभागीय अधिकारी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार स्थलीय निरीक्षण के साथ ही समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने चारधाम की सड़कों की समीक्षा के साथ ही केदार और बद्रीनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण किया है। स्थलीय निरीक्षण कर लौटे सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 5 अप्रैल तक सभी मार्गों पर चल रहा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग का काम पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टरों की जरूरत है। यात्रा मार्गों पर इन डॉक्टरों की तैनाती एक बड़ी पहल साबित होगी और इससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। वर्तमान में बॉन्डधारी 267 चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है और उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। पिछले साल डेंगू संक्रमण इस कदर बढ़ गया था कि स्वास्थ्य विभाग को बेड और अन्य व्यवस्थाओं के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी खड़े किए गए थे, जिसको देखते हुए इस साल राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों की गाइडलाइन जारी की है। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए उनके रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभागों ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों और सीएमओ को 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की गई। साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने फर्स्ट फ्यू जो बूंदाबांदी अभी हुई है उसी के चलते जो है हमने टाइमली इस बार डेंगू या चिकनगुनिया के संबंध में एसओपीज़ जारी किए हैं और ये एसओपीज़ ना सिर्फ रिस्पेक्टिव डीएम्स को और सीएमओस को बल्कि बाकी जो नगर निगम इत्यादि हैं उनको भी हमने ये इन एसओपी से अवगत कराया है। इसमें 3-4 बातें हमें प्रमुखता से रखी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमने सोर्स रिडक्शन की बात कही है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर है और इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया है कि पानी को कहीं किसी भी जगह पे एक साथ एकत्रित ना किया जाए और जो इनमें लार्वे पनपते हैं, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ जहाँ पे लार्वे पनपते हैं वहाँ पे सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स रखें और आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करें और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अवगत कराया है। 50-50 घर का एक जोन बना के उनमें जो है रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए, ये हमने निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।